हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चेतना पाटीदार इन योर साइंस टीचर्स। आज हम बात करते हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके पहले हमने चैप्टर 4 पढ़ा जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे, नील्स बोहर स्ट्रक्चर और रदरफोर्ड्स मॉडल, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम देखते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मीन्स क्या है। जीवन की मौलिक इकाई या फिर मूल्य इकाई, हमारे जीवन की मूल्य इकाई। यह जो हमारा चैप्टर है ये जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी पर बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो सेल्स होती है मीन्स कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, किसको बोलते हैं हम, सेल्स को। हमारी जो सेल्स होती है उसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की बहुत मूल्य इकाई होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke showed the cork resembled the structure of the honeycomb, constituting the many little compartments. Cork is a substance which comes from a bark of a tree. This was the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cells is a Latin word for a little room. क्या होता है, सेल्स को 1665 में रॉबर्ट हुक ने दिया था। हमारी जो कोशिका होती है उसको किसने डिस्कवर्ड किया, रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने क्या किया, एक ट्री लिया, पेड़ की कॉर्क में बहुत से छोटे छोटे रोम देखे, छिद्र देखे। तो क्या हुआ, इस छिद्र में क्या होता है, कंपार्टमेंट, जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे छिद्र, उस कंपार्टमेंट को क्या बोला इन्होंने, सेल्स। जैसे कि कोई भी एक पेड़ लिया हमने, ये पेड़ की कोई सी भी एक छाल है, बार्क है या फिर कॉर्क होती है। इस कॉर्क में क्या किया उन्होंने, बहुत से छोटे छोटे छिद्र देखे इस टाइप के। तो ये जो छिद्र होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पर इनको क्या नाम दिया कॉर्क, रॉबर्ट हुक ने, सेल्स। इसको हम बोलते हैं सेल्स। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5.1 व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ फूड। लेट्स अग अ स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ आइस फॉर शेप we can peel off the skin called epidermis from the concave side of the onion. This layer can be put immediately in a which was glass containing water. This will prevent the peel from getting folded of a getting dry. Do with the peel. आइए इसको हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर फिगर दे रखा है 5.2 में, सेल्स ऑफ ऑनियन पिल। क्या करा यहाँ पर इन्होंने, ओनियन की स्लाइड बनाकर, मतलब प्याज होता है, प्याज की एक पतली सी परत निकाली इन्होंने काट के, उसकी एक स्लाइड बनाई और उस पर क्या किया, एक सेफ्रिन डालकर सेफ्रिन डाला और फिर क्या करा, स्लाइड पर रख दी। हमारी जो स्लाइड होती है वो इस प्रकार की होती है, एक कांच की स्लाइड होती है। इस पर क्या करा उन्होंने, ओनियन की स्लाइड को यहाँ पर रख दिया, सेफ्रिन डाला उस पर। सेफ्रिन के कारण कलर आ जाता है जो कि कोशिका को स्पष्ट शो करने में मदद करता है। अब हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप पर देखते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम स्लाइड को देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी सेल्स दिखाई देगी। ये सेल्स में क्या होता है, ये ब्लैक पार्ट में दिखाई देगी या फिर सेल्स दिखाई देती है बारीक बारीक छेद के रूप में, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस ड्रॉ में, ये जो आसपास का भाग होता है ये क्या है, हमारी ये सब जो है ये हमारी सेल्स होती है, इनको हम सेल्स बोलते हैं। और इसके पास वाले जो डॉट लगे ये हमारे न्यूक्लियस होते हैं। ये क्या होगा, न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं बॉडी। वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। क्या करा, हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारी सेल्स होती है, एक तरह की सेल्स नहीं होती, बहुत सारी की सेल्स होती है। देखते हैं हम फिगर 5.3 में। फर्स्ट है इसमें स्मूथ मसल सेल, सेकंड होती है ब्लड सेल, नर्व सेल्स, ओवम, स्पर्म, बोन सेल्स एंड फैट सेल्स। ये हमारी क्या होती है, हमारे बॉडी में इतने प्रकार की सेल्स होती है। अब देखते हैं स्मूथ मसल सेल्स क्या होती है। स्मूथ मसल सेल्स क्या होती है, जो बॉडी में मूवमेंट्स करवाती है। हर प्रकार के मूवमेंट्स होते रहते हैं बॉडी में, तो वो कौन करवाता है, हमारी मसल सेल। न्यूरॉन सेल्स में क्या होता है, ये मैसेज कैरी करता है, मैसेज सेंड करता है, मैसेज को रिसीव करता है, हमारे
मस्तिष्क के अंदर। तो ये कौन सी सेल हो गई हमारी? न्यूरॉन सेल। ब्लड सेल्स में क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर मूवमेंट्स होती है। उसके बाद होती है फैट सेल, हमारे फैट को मेंटेन करने वाली सेल होती है फैट सेल। इस प्रकार सारी सेल्स होती है, बहुत प्रकार की सेल्स होती है, अनेक प्रकार की। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ सेल मेड ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। वी saw above that the cell has special components called organelles. How is a cell organized? If we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost. क्या करते हैं हम? अगर हम किसी सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? अंडर द माइक्रोस्कोप वी कम एक्रोस। किसी सेल्स को अगर माइक्रोस्कोप का मीन्स होता है सूक्ष्मदर्शी। किसी भी लेबोरेटरी में आप सभी ने देखी होगी। क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो प्रत्येक जो सेल रहती है हमारी, उसमें क्या होता है? उसके अंदर तीन फीचर्स होते हैं, 3 फीचर्स। फर्स्ट होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड होता है न्यूक्लियस और थर्ड होता है साइटोप्लाज्मा। पहला क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा, इसे एक फिगर के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर एक ये न्यूरॉन सेल हो गई हमारी। अब इसमें क्या करते हैं? जो ये लास्ट वाली सेल होती है, सबसे बाहरी सेल, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई हमारी, और ये इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है। ये हो गए हमारे 3 फीचर्स, न्यूक्लियस, और इसके अंदर डॉट डॉट करके बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा मटेरियल होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स के 3 फीचर्स होते हैं। इन तीनों के कारण क्या होता है? सेल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता रहता है। क्या होते हैं? हमारी सेल इंटरेक्ट करती रहती है। अब हम इसको आगे देखते हैं। सेल वॉल। प्लांट सेल इन एडिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। Rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance provide structural strength of the plant. When a living plant cell loses water through osmosis, through a shrinkage of contraction contact of the cell away from the cell wall, this phenomena is known as plasmolysis. अब हम इसको देखते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में क्या होती है? एक तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तथा दूसरी क्या होती है? एक मोटी सी लेयर होती है। मोटी सी लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। यह सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। अब ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अभी हमने इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में देखा कि ये जो लास्ट वाली हमारी मेम्ब्रेन रहती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, इसके बाहर एक मोटी सी वापस से परत होती है, मोटी वाली, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। मोटी परत वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तथा प्लांट सेल मेनली सेल्यूलोज का बना होता है। जो हमारी प्लांट सेल होती है वो काई की बनी होती है? सेल्यूलोज की। देखो ये यहाँ पर लिखा कंपोज्ड ऑफ द सेल्यूलोज, मतलब जो प्लांट सेल होती है हमारी वह सेल्यूलोज की बनी होती है। लिविंग प्लांट सेल होता है तो क्या करता है? ये जो लिविंग प्लांट सेल होता है वो वाटर को लॉस कर देता है, तो इसके कारण क्या होता है? जो प्लांट होता है वह सिकुड़ जाता है, प्लांट सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार के जो फिनोमिना होते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या करते हैं? यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस। और यह एक्टिविटीज को क्या करती है? यहाँ पर एक्टिविटी में क्या दे रखा है? 5.6 में, एक्टिविटी 5.6 में दे रखा है कि जो सेल वॉल होती है वही हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल के कारण हमारा प्लांट प्रोटेक्ट रहता है, क्योंकि उसकी सबसे मोटी लेयर होती है सेल वॉल की। यह हमारे प्लांट को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग called nucleus membrane. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to outside. That is cytoplasm. We talk about the section. न्यूक्लियस में क्या होता है? डबल लेयर कवरिंग होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है, तथा न्यूक्लियर के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। डबल लेयर, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें क्या होती है? डबल लेयर
कवरिंग होती है और इसके बाहर भी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई और उसके बाद वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होगा, बहुत सारे पोर्स होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं जो मटेरियल को या तो अंदर जाने देते हैं या फिर बाहर आने के लिए होते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जिसकी रॉड शेप्ड होती है। अब क्रोमोसोम्स कैसे हो गए हमारी न्यूक्लियस, इसमें इस प्रकार के शेप्ड रॉड शेप्ड होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम। The nucleus contains chromosome with a visible rod-shaped structure. Only when the cells about divide, chromosomes contain information inheritance of character parents of next generation in the DNA molecules. Chromosomes are composed of DNA protein. DNA molecules contain the information necessary for constructing of organization cell. Functional segments of DNA called genes. अब क्या करते हैं हम, अब देखते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होती है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स लेते हैं। अब सेल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सेल्स ली, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या रहता है, क्रोमोसोम्स रहता है। यह हमारी सेल्स है, सेल्स के भी अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है हमारा। क्रोमोसोम्स होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है वह 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। क्रोमोसोम्स के अंदर 2 चीज़ें होती है। फर्स्ट क्या होती है, एक तो हमारा डीएनए होता है और जो सेकंड होती है वह हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन। तो जो डीएनए होता है, डीएनए के आगे क्या होता है, हमारे जीन होते हैं, जीन। जो जीन होते हैं हमारे, ये इनहेरिटेंस की सबसे बेसिक यूनिट होती है और यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसको हमेशा याद रखना है कि डीएनए क्या होता है, जो जीन होते हैं वह इनहेरिटेंस मतलब पैतृक लक्षण, हमारे जो मम्मी पापा के लक्षण होते हैं या स्वयं विरासत के लक्षण होते हैं, उसकी बेसिक यूनिट होती है और यह हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। जो न्यूक्लियस होता है वह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मनुष्य के सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक सेल वॉल 2 न्यू सेल वॉल में डिवाइड होकर न्यू सेल्स फॉर्म करती है। देखो ये यहाँ पर लिखा है, द न्यूक्लियस प्लेस अ सेंट्रल रोल इन अ सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल्स डिवाइड फॉर्म्स 2 न्यू सेल्स। मतलब एक सिंगल सेल डिवाइड होकर 2 न्यू सेल्स फॉर्म करती है। तो ये क्या हो गया हमारा सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में भी न्यूक्लियस का एक मेन पार्ट्स होता है। अब हम इसको आगे देखते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, the cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contained many specialized cell organelles. Each of these organelles perform specific function for the cell. Cell organelles are enclosed by membrane. Prokaryotics beside the absence of a defined nuclear region. The membrane-bound cell organelles are also absent. On the other hand, eukaryotic cells and nuclear membrane vellus membrane enclosed organelles. The significance of membrane can be illustrated with the example of viruses. Lack any membrane hands to the characteristic of life until the interliving body use the machinery multiply. क्या होता है यहाँ पर साइटोप्लाज्म में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फ्लड जैसा कंटेंट होता है। देखो यहाँ पर लिखा है साइटोप्लाज्म इन द फ्लड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें एक फ्लड जैसा कंटेंट होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तथा साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हमारी जो सारी सेल ऑर्गेनाइज्ड होती है वो कहीं में होती है, साइटोप्लाज्म में। जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स आदि, ये सब क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब काई में होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है तथा अपने अपने काम करते हैं, मतलब अपने सभी के जो वर्क होते हैं वो करते हैं। अब हम देखते हैं फ्लड कंटेंट क्या होता है। हमारी ये सेल्स है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी रचना होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लड। आया साइटोप्लाज्म में समझ में कि क्या होता है, इसमें फ्लड जैसा कंटेंट होता है, मतलब एक इस प्रकार का एक कंटेंट होता है हमारी सेल्स में, तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बहुत सारी सेल्स को ऑर्गेनाइज करता है ये। अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स।
सेल्स ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल्स ऑर्गेनल्स के फंक्शन, सम वेरी सर्टिवल फंक्शन ऑफ द सेल्स। अब हम इसके सेल्स के फंक्शन के बारे में देखते हैं कि जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट है इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म होता है ER, is a large network of membrane bound tubes and sheets. It looks like long tubules, round or oblong bags, vesicles. The ER membrane is the similar structure to the plasma membrane. There are two types of ER, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें देखते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होता है? लंबी लंबी ट्यूब जैसी रचना दिखाई देती है तथा यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेम दिखाई देती है। ट्यूब जैसी रचना होती है इसकी। कैसी होती है? ट्यूब कैसा रहता है हमारा? इस प्रकार का। ये ट्यूब जैसी रचना हो गई हमारी, लंबी 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 लंबी, इसको हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेम होती है, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था उसके जैसे यह भी सेम होती है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है रफ, ये रफ इंडोप्लाज्मिक, एंड सेकंड होता है स्मूथ। रफ इंडोप्लाज्मिक क्या होता है? ये राइबोसोम्स से अटैच्ड होती है। हमारा जो राइबोसोम्स होता है वह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है तथा यहाँ पर प्रोटीन बनाने में भी हमारी बॉडी में राइबोसोम्स काम करते हैं। प्रोटीन का काम कौन करता है हमारी बॉडी में? राइबोसोम्स। और सेकंड होता है स्मूथ। हमारे जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड मॉलिक्यूल्स, इनको बनाने का काम कौन करती है? मॉलिक्यूल्स को बनाने में स्मूथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वह हेल्प करती है। और जो हमारा प्रोटीन रहता है, प्रोटीन को पूरी बॉडी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब क्या होता है? सम ऑफ दिस important cell functions, some these proteins lipids help blooding of the cell membrane, this process known as membrane biogenesis। मतलब हमारे जो लिपिड एंड प्रोटीन की जो मेम्ब्रेन की प्रोसेस होती है, ब्लडिंग की जो प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में ट्यूब जैसी रचना दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये वाली, ये क्या है हमारी? सब ट्यूब जैसी जो रचना होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाली, एक ये वाली, ये सब क्या है हमारी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, अब स्मूथ का मीन्स यहाँ पर एकदम स्मूथ होना, और जो रफ होता है उसका क्या? थोड़ा खुरदुरा होना। अब यहाँ पर सेल्स में हमको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी जो सेल्स होती है, जैसे ये यहाँ पर स्मूथ, ये बहुत चिकनी वाली है, स्मूथ तरह की अलग ही दिख रही है। और जो यहाँ पर एक और है रफ एंडोप्लाज्मिक, थोड़ी सी सरफेस इसकी रफ दिखाई देती है हमको, इस कारण इसको पहचानने में बहुत आसानी होती है। ये स्मूथ एंड ये रफ, दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है सभी को। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। गोल्गी एपरेटस। अब देखते हैं गोल्गी एपरेटस क्या होते हैं। द गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। क्या होता है? द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर ऑफ ER इज पैकेज्ड एंड dispatched to various targets inside and outside cell through the Golgi apparatus. The function include the storage, modification, packaging product in a vesicles. In some cases, complex sugars may made up simple sugar in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. क्या होता है इसमें? जो गोल्गी apparatus होता है उसको सबसे पहले या फिर उसका मेन किसने बताया था? कैमिलियो गोल्गी ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था, कैमिलियो गोल्गी ने। गोल्गी एपरेटस स्टैक्स फॉर्म में होता है, ऊपर नीचे सेम प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है? जो गोल्गी ऑपरेटर होता है वो स्टैक्स फॉर्म में होता है और ऊपर नीचे सेल। देखो यहाँ पर डायग्राम में दे रखा है गोल्गी एपरेटर्स। अब यहाँ पर क्या होता है? ये यहाँ पर दे रखा है, देखो ये क्या है इसमें? गोल्गी एपरेटर्स। ये भी एक ट्यूब जैसी रचना होती है, ऊपर नीचे सेम है। देखो ये इस प्रकार की रचना दिखाई दे रही है इसमें, इसको हम बोलते हैं गोल्गी एपरेटर्स। और यह सेल्यूलर मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती है। हमारा जो गोल्गी एपरेटर्स होता है वो किस में हेल्प करता है? सेल्यूलर मेम्ब्रेन के बनाने में, सेल्यूलर मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। गोल्गी एपरेटर्स का मेन काम यह होता है कि वह प्रोटीन एंड फैट्स को पैक्ड करता है। जो हमारा प्रोटीन मेड होता है या फिर फैट्स बनता है, इसको क्या करता है? पैक करने का काम करता है, पूरी बॉडी में भेजने का काम होता है इसका।
देखो ये यहाँ पर दे रखा है कि द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेरियस टारगेट इनसाइड द आउटसाइड सेल। गोल्गी अपरेटस हमारा जितना भी प्रोटीन रहता है, फैट्स रहता है, इसको पैक करता है और पूरी बॉडी में भेजता है। गोल्गी अपरेटस हमेशा क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम्स को हमेशा ही फॉर्मेशन करता है, मतलब उसको बनाने का काम करता है। यह हो गया हमारा गोल्गी अपरेटस। उसके जैसे लाइसोसोम्स और अदर्स भी होते हैं। अब हम देखते हैं सेल डिवीजन। सेल डिविजन्स क्या है, न्यू सेल्स फॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर ऑफ ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स, and two gametes required for reproduction. The process by which new cells made up called is cell division. There are two main types of cell division, mitosis and meiosis. अब हम देखते हैं इसके बारे में। क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म में न्यू सेल का बनना, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, न्यू सेल्स बनती है तथा जो पुरानी सेल्स होती है वो लॉस होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है। न्यू सेल्स के तथा हमारे ऑर्गेनिज्म में न्यू सेल्स के बनने वाली प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मेनली टू टाइप का होता है। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, माइटोसिस, और जो सेकंड होती है वो मियोसिस। फर्स्ट है माइटोसिस। माइटोसिस को देखते हैं हम। दिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। क्या करते हैं यहाँ पर, ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस इज द प्रोसेस एट सेल कॉल्ड मदर सेल divide from identical daughter cells. The daughter cells have same member of chromosomes help grow the repair tissue in organism. क्या करते हैं माइटोसिस, ऐसी सेल जिसमें ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा सेल डिवाइड होती है, मतलब ग्रोथ करने के लिए या फिर वृद्धि करने के लिए सबसे ज़्यादा सेल डिवाइड होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। इसमें जो एक सेल रहती है वो दो सेल्स में चेंज हो जाती है। हमारी जो एक सेल होती है वो दो सेल्स में चेंज हो जाती है तथा जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल्स में होते हैं फर्स्ट सेल में उतने ही दोनों सेल्स में होते हैं। यहाँ पर इसको हम फिगर 5.7 के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर क्या किया, एक मदर सेल ली हमने, ये वाली हमारी मदर सेल्स है। अब मदर सेल्स क्या होती है, एक न्यू सेल्स है, न्यू सेल्स दो अदर फॉर्म में यहाँ पर चेंज हो गई। दोनों में सेम्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और मदर सेल्स में जितने क्रोमोसोम है यहाँ पर इक्वल उतने ही क्या होंगे यहाँ पर डॉटर सेल में भी प्रेजेंट रहते हैं। आया इतना समझ में। अब हम देखते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व टू consecutive divisions. When a cell divides by meiosis produced four new cells, interest the new cells have only half and number chromosomes. देखो क्या करते हैं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मियोसिस में मदर सेल्स होती है वो क्या करती है, हर 4 भागों में बढ़ जाती है। हमारी जो मदर सेल्स होती है वो 2 भाग में नहीं बढ़ती, यहाँ पर 4 भागों में बढ़ जाती है सेल्स। इसको हम 5.8 की एक्टिविटी में देखते हैं कि जो मदर सेल्स है हमारी यहाँ पर ये वाली, ये कितने भागों में बढ़ती, 1 2 3 4 पार्ट्स में बढ़ गई। और इसमें क्या होता है, मदर सेल्स में क्रोमोसोम्स में क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि सेम रहता था लेकिन यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर सब में 2 रहेंगे, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या करते हैं, यहाँ पर जो मदर सेल होती है इसमें 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हमारी जो डॉटर सेल्स हो गई यहाँ पर, ये डॉटर सेल 4 भागों में डिवाइड हुई तो हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो गए, हाफ हो गए यहाँ पर। तो क्या हुआ, 2 सब में आ गए। इस प्रकार ये हो गया हमारा मियोसिस कंप्लीट। इसी के साथ आज हमारा चैप्टर भी यहीं पर क्लोज होता है। थैंक यू सो मच।